एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जून 2025 के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो आपके एपीएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज क्रोपिक इनिशिएटिव। क्रोपिक इनिशिएटिव प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल है, और इस साल जो लोग मेंस दे रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए भी हेल्पफुल है। सेकेंड इज इंडिया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। एक वर्ल्ड बॉडी है जिसका नाम है आईएएलए। आईएएलए का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम एड्स टू नेविगेशन काउंसिल। तो ये प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए। थर्ड इज सेंट्रल स्कीम्स मस्ट पास इफेक्टिवनेस टेस्ट टू कंटिन्यू। तो ये एक बहुत ही एनालिटिकल मेंस ओरिएंटेड टॉपिक होने वाला है कि सेंट्रल स्कीम्स जो भी चल रही हैं वो इफेक्टिव होंगी तो ही उनके आगे कंटिन्यू करना चाहिए या किया जाना चाहिए। जीएस पेपर 3 और 2 किसी में भी ये आ सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है, इकोनॉमी में भी आ सकता है। टॉपिक नंबर 4 इज अर्बनाइजेशन एंड द चैलेंजेस ऑफ आइडियल ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ट्रेवल है ना, कम्यूटेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अर्बन इलाकों में एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है, तो ये सीधे सीधे इंडियन सोसाइटी अर्बनाइजेशन में भी आ सकता है, जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, गवर्नेंस में भी आ सकता है। इन द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, पोषण पोया फेस्टिवल। तो दीज ऑल द 5 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। फर्स्ट इज क्रोपिक इनिशिएटिव। देखो, क्रोपिक क्रोपिक का फुल फॉर्म क्या है वो समझते हैं। क्रोपिक का फुल फॉर्म है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन करना है, क्रॉप्स का फोटो निकालना है, तो ये है क्रोपिक। इट इज अ डिजिटल इनिशिएटिव दैट यूजेस फील्ड फोटोग्राफी। फील्ड फोटोग्राफी के यूज करता है एंड एआई बेस्ड मॉडल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का यूज करता है टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ के मॉनिटर करने के लिए, एंड ऑटोमेट लॉस असेसमेंट। लॉस कितना होगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो डिजास्टर आ गया, ड्राउट आ गया, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसा आ गया, तो खेतों में कितना नुकसान हो रहा है, किसानों का, फार्मर में क्रॉप्स का कितना लॉस हो रहा है, वो क्रॉप लॉस जो हो रहा है उसको असेसमेंट करने के लिए एक डिजिटल इनिशिएटिव है। फोटोग्राफी का भी यूज किया जाएगा, है ना, एआई बेस्ड मॉडल का भी यूज किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाएगा? फार्मर्स के लिए एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा मतलब इंश्योरेंस, है ना, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसको बीमा भी बोलते हैं, फसल बीमा योजना। बीमा मीन्स इंश्योरेंस इन इंग्लिश। तो इंश्योरेंस, जिन्होंने अपने खेतों का बीमा करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है कि अगर कुछ भी लॉस होता है तो उनको उनका इंश्योरेंस मिले, तो वो इंश्योरेंस अब डायरेक्टली सीधे सीधे यहाँ से मॉनिटर हुआ करेगा क्रोपिक इनिशिएटिव की तरह। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट मॉनिटरिंग हो पाएगा, और फिर उसके हिसाब से किसानों को उनका जो हक है वो मिल पाएगा। क्रोपिक इज द डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द एम ऑफ क्रोपिक इज टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ। क्रॉप का हेल्थ भी मॉनिटर करेंगे, क्रॉप लॉसेस को असेस करेंगे, और इंश्योरेंस का जो पे आउट्स है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसको देने में ये हेल्प करेंगे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इट लेवरेजेस फील्ड फोटोग्राफी। फील्ड का फोटोग्राफी यूज करेंगे ये लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, एंड क्लाउड बेस्ड एनालिसिस सिस्टम। क्लाउड बेस्ड एनालिसिस सिस्टम का यूज करेंगे क्रॉप मॉनिटरिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। व्हाट इज द प्रोसेस? Tropic is designed to automate the crop loss assessment process and improve the transparency and speed of compensation to farmer. Tropic क्या करेगा? ऑटोमेट करेगा क्रॉप लॉस का असेसमेंट। क्रॉप लॉस जितना हो रहा है उसको असेस करेगा, प्रोसेस को असेस करेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड को बढ़ाएगा। पायलट टाइमलाइन क्या होगा? पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह छोटे लेवल पे उतारा जाएगा। इस साल जब खरीफ की फसल होगी 2025 में, और रबी की फसल जब होगी नीचे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 2025-26 में, तो इसको एक पायलट इनिशिएटिव की तरह टेस्ट कर लिया जाएगा, और टेस्ट करने के बाद ही उसको नेशन वाइड 2026 में खरीफ के टाइम से लगाया जाएगा। खरीफ फसल कब होती है? जब धान आप लगाते हो, पैडी राइस का कल्टीवेशन करते हो, है ना, अभी के टाइम पे, मानसून के टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और जब नवंबर दिसंबर में वीट वगैरह लगाते हैं या जो भी चीजें लगाते हैं उसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, द प्रोजेक्ट इज फंडेड थ्रू द फंड ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसके लिए 825 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। क्रॉपिक में क्या होगा? मोबाइल ऐप बेस्ड डेटा कलेक्शन। मोबाइल से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। जब आप गवर्नेंस पढ़ोगे, गवर्नेंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में भी आप क्रॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। क्रॉप्स आर फोटोग्राफ 4-5 टाइम्स पर सीजन
using the Cropic mobile app with images collected by farmers and field official. Crowdsource input. Real-time photographs are crowdsourced directly from the field. रियल टाइम फोटोग्राफ को डायरेक्टली फील्ड से उठाया जाएगा, इंश्योरिंग अप टू डेट एंड लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप डेटा। एआई बेस्ड फोटो एनालिसिस किया जाएगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे डेटा वेटा स्टोर रहेंगे, वेब बेस्ड डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड जहां पे सारी चीजें लॉगिन करके सारा इंफॉर्मेशन को लिया जा सकता है, चाहे फार्मर्स हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे इंश्योरेंस देने वाले हो, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर वेब बेस्ड डैशबोर्ड पर लॉगिन करके डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्रॉपिक ऑल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंस इंटीग्रेशन ड्यूरिंग क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेसिंग के दौरान इंश्योरेंस का इंटीग्रेशन करेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, where official use the app to gather photographic evidence, automating crop loss verification. Additionally, it will help build a crop signature database. Crop signature database build करने में help करेगा, डिजिटल इमेज लाइब्रेरी ऑफ क्रॉप टाइप्स बिल्ड करने में हेल्प करेगा, जिससे कि फ्यूचर रिसर्च में हेल्प मिलेगा एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल एनालिटिक्स में हेल्प मिलेगा। सेकंड टॉपिक है, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन सेकंड सीजन ऑफ आइला काउंसिल। आइला, IALA, IALA मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। नेविगेशन समझते हो, शिप्स जो होती हैं जो पानी में जा रही होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेविगेट करना बोलते हैं, नेविगेशन। आप भी क्या करते हो, जीपीएस खोलते हो और नेविगेट करते हो कि आपको रास्ता किधर से लेना है। तो समुद्र में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके लिए कंट्रीज ने एक तरह से काउंसिल बनाया है जिसका नाम है आइला। बहुत सारे कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो टाइम टू टाइम पे सिग्नल्स और बाकी चीजें अलग अलग लोकेशन पे एमिट करेंगे, जिससे कि नेविगेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। लाइट हाउस एक्टिविटीज होगा उनका इसके लिए, और ये अभी नीस फ्रांस में हेल्ड किया जा रहा है आइला काउंसिल। इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया इस बार वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रहा है, मतलब इंडिया के पास एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आइला में है। ग्लोबल अथॉरिटी है आइला, स्टैंडर्डाइजिंग मरीन एड्स टू नेविगेशन वर्ल्ड वाइड। नेविगेशन कैसे होना है उसमें पूरा स्टैंडर्डाइजेशन किसको करना है, आइला को करना है। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। 1957 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरह काम करता है, मैरीटाइम सेफ्टी के लिए काम करेगा, सेफ एफिशिएंट सस्टेनेबल नेविगेशन के लिए काम करेगा। आइला इज द ग्लोबल अथॉरिटी हेडक्वार्टर नियर पेरिस, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1957 और सीधे सीधे एज एन ऑफिशियली बिकम एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अगस्त 2024। पहले ये एनजीओ की तरह काम कर रहा था और अगस्त 2024 को ये एक इंटर गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट के बीच का ऑर्गेनाइजेशन बना, जब 34 कंट्री ने इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई मतलब एक तरह से अप्रूव किया कि हाँ हम आइला के अंदर जाना चाह रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कमिंग अप। ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काम का रहेगा, हेडक्वार्टर भी प्रीलिम्स में हमेशा काम का रहता है। इट्स मिशन इज टू इंश्योर सेफ efficient and environmental sustainably maritime navigation by promoting uniform standards, modern technology and global cooperation. आइला के फीचर्स क्या है, मेंबरशिप। द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट 80 प्लस मेंबर कंट्रीज along with commercial maritime companies, training institution and scientific bodies. General Assembly, the supreme decision making body which meets every 4 years to define broad policies and strategic direction. Key innovation क्या है, maritime bios system, unified over 30 local bios system into 2 global region. बायोस सिस्टम को सीधे सीधे ये क्या कर रहेगा, यूनिफाई करेगा। टेक्नोलॉजी डिफरेंशियल जीपीएस का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का यूज करेंगे, ई नेविगेशन फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो मैरीटाइम बायोस मतलब कैसे शिप्स को नेविगेशन देना है उस हिसाब से सिस्टम डेवलप किया गया है। इसने पार्टनरशिप भी है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, सबका एक तरह से ग्लोबल पार्टनरशिप इसके अंदर है। देखो मुंबई के जैसे ये कोस्ट गार्ड, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना, कि शिप्स जो हैं वो कैसे कैसे नेविगेट करके जाएं। तो ये सारा आइला का मेंबर को करना होता है। इंडिया एक तरह से फाउंडिंग मेंबर है, काउंसिल का मेंबर 1980 से है, रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। डायरेक्टरेट जनरल लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, इंडिया को। Infrastructure contribution. India has implemented integrated vessel traffic service across 12 major port. इंडिया के जो 12 मेजर पोर्ट हैं वहाँ हमने इंटीग्रेटेड वेसल ट्रैफिक सर्विस, है ना, जो कि आइला को नेविगेशन को प्रमोट करने में, नेविगेशन सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ स्टैब्लिश किया हुआ है।
Upcoming hosting, India will host the third ILA General Assembly in December 2025 and the ILA conference भी इंडिया में होगा 2027 में. Both scheduled to take place in Mumbai. दोनों कहाँ होने वाले हैं? मुंबई में होने वाले. So Mumbai is going to be an important location in the ILA. Topic number 3, central schemes must pass effectiveness test to continue. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चलाती है. लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम्स रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. वन स्कीम रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. वन स्कीम run by the central government is called centrally sponsored scheme, and the other scheme run by the central government is called central sector scheme. Centrally sponsored scheme and central sector scheme, इन दोनों स्कीम की हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, अब इन दोनों स्कीम में क्या हो रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या हो रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या हो रहा है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट दे रही होती है. नॉर्थ ईस्ट के केस में स्टेट गवर्नमेंट 10% देती है, सेंट्रल 90. बाकी स्टेट जो है, हिली स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ के 50-50 या 60-40 का रेशियो सेंट्रल और स्टेट को फुलफिल करना पड़ता है. सेंट्रल सेक्टर में 100% पैसा किसका जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है. तो बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, इतने सारे स्कीम्स चला रही हैं, बट क्वेश्चन ये है क्या सारे स्कीम जो चल रहे हैं वो इफेक्टिव हैं. अगर इफेक्टिव हैं तो चलाओ, चलाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, और अगर इफेक्टिव ही नहीं है तो पैसा क्यों वेस्ट किया जा रहा है. तो अब आगे आने वाले टाइम में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगे उनका इफेक्टिवनेस टेस्ट होने वाला है, कितना इफेक्टिव है. एक तरह से आप जब बजट पढ़ते हो, बजट में मैं पढ़ाता हूँ आपको आउटकम बजट, तो इनका आउटकम चेक होने वाला है कि आउटकम इनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है. स्कीम्स दैट आर फुली और पार्शियली फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट will only be continued beyond the current financial year if the evaluation report for the scheme shows positive outcomes. अगर इवेल्युएशन से पॉजिटिव आउटकम दिखने को आया है तो ही स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा. स्कीम कंटिन्यूएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया अपनाई जाएगी. इवेल्युएशन बेस्ड कंटिन्यूएशन, स्कीम मस्ट प्रूव देयर इफेक्टिवनेस इन अचीविंग सेट ऑब्जेक्टिव्स. सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में स्कीम्स को अपना इफेक्टिवनेस प्रूव करना पड़ेगा. A scheme improving school attendance rates shows effectiveness. कोई स्कीम अगर स्कूल अटेंडेंस रेट को बढ़ाती है तो इसका मतलब वहाँ इफेक्टिवनेस है ना. फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए. थर्ड पार्टी से इवेलुएट कराया जाएगा, है ना. सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है स्कीम वो नहीं, थर्ड पार्टी कोई एनजीओ या बाकी थर्ड पार्टी इसको अप्रेजल करेगी. अप्रेज करेगी मतलब टेस्ट करेगी, एक तरह से ऑडिट करेगी, देखेगी, वेरीफाई करेगी, उसको अप्रेजल बोलते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा मैंडेटेड फॉर फुल्ली फंडेड स्कीम. इंडिपेंडेंट असेसमेंट, असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एग्जाम होता है, एग्जाम क्या है, असेसमेंट ही तो है. परफॉर्मेंस और मैंडेट फुलफिलमेंट, क्लियर नीड टू कंटिन्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और स्केलिंग अप ऑफ टारगेट. क्लियर नीड चाहिए कंटिन्यू करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और टारगेट्स को स्केल अप करने के लिए. एग्जांपल, एक्सपेंडिंग रूरल हेल्थ केयर एक्सेस इन अंडर डेवलप्ड रीजन. रूरल हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाना होगा खासकर अंडर डेवलप्ड रीजन में. जस्टिफिकेशन देना होगा स्केलिंग का. कंटिन्यूएशन अलाउड ओनली इफ देयर इज अ क्लियर प्लान टू स्केल अप सक्सेस. कंटिन्यूएशन तभी अलाउ किया जाएगा जब एक क्लियर प्लान हो स्केल अप को बढ़ाने का. एक्सपेंशन मस्ट बी बैक्ड बाय डेटा, नॉट जस्ट एक्सपेक्टेशन. सिर्फ एक्सपेक्टेशन से स्केल अप नहीं किया जाएगा. स्केल अप मतलब होता है स्कीम को बढ़ाना, आगे और ज्यादा बूस्ट करना. तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन की वजह से नहीं बूस्ट किया जाएगा अनलेस अनटिल यहाँ पे कुछ हमारे पास की इंफॉर्मेशन हो, की सीधे सीधे डेटा हो, तो हम पुराने स्कीम्स को एक्सपेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ सनसेट क्लॉज. सनसेट समझते हो, सन जो निकलता है वो सेट हो जाता है, शाम में सूरज डूब जाता है, इसको बोलते हैं सनसेट. तो सनसेट क्लॉज जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा कि अगर कोई स्कीम अभी स्टार्ट हो रही है तो इतने टाइम में वो क्या हो जाएगी, सनसेट में चली जाएगी, मतलब उस स्कीम का एक तरह से एंड भी हो जाएगा. तो सनसेट क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा. ठीक है, सनसेट क्लॉज मैंडेट्स दैट एवरी स्कीम मस्ट हैव अ प्री डिफाइंड एंड डेट. एक स्कीम का एक प्री डिफाइंड एंड डेट होना चाहिए आफ्टर विच इट कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट रीअप्रेजल एंड फॉर्मल एक्सटेंशन. Example, a scheme approved for 5 years will automatically expire unless reapproved. अगर इसको रीअप्रूव नहीं किया गया तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी. रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टिव मेक्स सनसेट क्लॉज मैंडेटरी फॉर ऑल स्कीम. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी सनसेट क्लॉज को हर स्कीम के लिए मैंडेटरी बताया है.
सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ सनसेट क्लॉज। पर्पस, अवॉइड इंडेफिनिट कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम विथ लो इम्पैक्ट और रिडंडेंसी। इनडेफिनिट कंटिन्यूएशन स्कीम्स का नहीं होना चाहिए लो इम्पैक्ट और रिडंडेंसी की वजह से। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, प्रिवेंट इंडलेस फंडिंग साइकिल, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है। स्कीम मस्ट शो परफॉर्मेंस डेटा टू जस्टिफाई रिन्यूअल। इनोवेशन, मिनिस्ट्री आज पुश्ड टू इम्प्रूव और रिप्लेस ओल्ड स्कीम। मिनिस्ट्री को पुश किया जाएगा ओल्ड स्कीम को एक इम्प्रूव करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। द पर्पस ऑफ सनसेट क्लॉज इज टू इंकरेज मिनिस्ट्रीज टू पीरियोडिकली असेस एंड प्रूव द नीड ऑफ कंटिन्यूएशन। पीरियोडिकली असेस करे और कंटिन्यूएशन का नीड को आगे बढ़ाता जाया जाए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटी गवर्नमेंट पे नहीं आए, ये सब सारा काम किया जाएगा। बहुत सारे कंट्रीज में इट आल्सो बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट बाय इंश्योरिंग टैक्स पेयर मनी इज यूज्ड वाइजली। दिस इज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। मेनी कंट्रीज यूएस यूके यूज सनसेट क्लॉज टू कंट्रोल पब्लिक स्पेंडिंग एंड इवेलुएट पॉलिसी आउटकम्स रेगुलरली, और पॉलिसी आउटकम्स का रेगुलरली अपडेट किया जाता है। इवेल्युएशन का स्कोप क्या है? स्कीम्स अंडर इवेल्युएशन, द गवर्नमेंट इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ थर्ड पार्टी इवेल्युएशन ऑफ ए फुल्ली फंडेड सेंट्रल स्कीम। फुल्ली फंडेड सेंट्रल स्कीम का थर्ड पार्टी इवेल्युएशन कराया जाएगा। नीति आयोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को अप्रेज करने में लगी है। अप्रेज मतलब देखने में, जांचने में, वेरीफाई करने में लगी है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 100% नहीं होता, 50-60% या 90% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, हिली स्टेट्स के लिए होता है। 100% जो सेंट्रल स्कीम होते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके लिए 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बोर्ड सेक्टर्स ऑफ स्कीम अंडर इवेल्युएशन, ब्रॉड सेक्टर मतलब सारे स्कीम्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सारे स्कीम्स रडार पे हैं। इवेल्युएशन का डेडलाइन मार्च 31 2026 तक दिया गया है। सारे स्कीम्स को तब तक एक तरह से अप्रेजल कर लेना होगा, री अप्रेजल कर लेना होगा। एक्सपेक्टेड आउटकम, बेटर गवर्नेंस, एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट, पुराने स्कीम्स का, रिडंडेंट स्कीम का एलिमिनेशन हो जाएगा। पब्लिक वेलफेयर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकेगा। चीपर अल्टरनेटिव्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन होगा वहां पे। मिनिस्ट्रीज आर नाउ encouraged टू सबमिट अल्टरनेटिव स्कीम्स विथ लोअर एक्सपेंडिचर बट सिमिलर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सिमिलर हो, खर्चा कम हो, मिनिस्ट्रीज वैसे स्कीम्स लेके आएंगी। एग्जाम्पल, यूजिंग मोबाइल एप्स फॉर सब्सिडी डिलीवरी इंस्टेड ऑफ मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन। मोबाइल ऐप अब यूज होगा सब्सिडी को डिलीवर करने के लिए। जस्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगा, अगर कोई मिनिस्ट्री अपने पुराने स्कीम्स में फंडिंग को बढ़ाना चाहती है या कंटिन्यू करना चाहती है, बट तो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो बढ़ाया जा सकेगा। एविडेंस होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, पब्लिक डिमांड होना चाहिए, एक्सपर्ट का इवेल्युएशन होना चाहिए। Replacement of redundant scheme. Older underperforming schemes can be replaced with merged or restructured program. Example, combining multiple skill training program into one national portal. तो मल्टीपल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को वन नेशनल पोर्टल के साथ मर्ज किया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ चीपर ऑल्टरनेटिव इंक्लूड सेविंग टैक्स पेयर मनी। अगर हम चीपर ऑल्टरनेटिव लेके आएंगे तो टैक्स पेयर का मनी बचेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंसी बचेगा, टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस बढ़ेगा। Transparency and accountability are ensured as decision making is backed by data and made publicly available for scrutiny, which ensures ministry are held accountable for outcomes. Yes, study limitations on demand driven scheme. मनरेगा पर क्या limitations है? Limitations are now extended to demand driven schemes such as मनरेगा, India's flagship rural employment guarantee program. मनरेगा क्या है? इंडिया का रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब गांव के जो लोग हैं, विलेज के जो लोग हैं, उनको 100 डेज का एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का गारंटी देना। अगर वो कुछ काम कर पा रहे हैं तो ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो मनरेगा के लिए रजिस्टर करेंगे और उनको 100 डेज का रोजगार मिलेगा, कुछ ना कुछ काम उनको मिलेगा और उसके बेसिस पर उनको पैसा मिलेगा। तो ये हम मनरेगा, तो नया रूल इनके लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। आउटले, फाइनेंशियल एलोकेशन मतलब पैसे का एलोकेशन कैसे किया जाएगा। जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का 5 साल का साइकिल होता है, उसी 5 साल के साइकिल के बेसिस पे स्कीम्स के लिए पैसा एलोकेट किया जाएगा। सैंक्शन कैप इन्फोर्समेंट, स्कीम एक्सपेंडिचर मस्ट रिमेन विद इन द अप्रूव्ड आउटले। जितना अप्रूव किया जाएगा पैसा, स्कीम्स को उसी के अंदर चलाना है, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। भले ही कोई कोई साल डिमांड ज्यादा हो, तब भी उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। ये सारा चीज होने वाला है, तो ये सारा चीज थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन भी देता है। द पर्पस ऑफ दिस लिमिटेशन टू इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पर्पस फाइनेंशियल डिसिप्लिन है,
डिमांड बेस्ड स्कीम का एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ बेनिफिशियरीज है, एंड प्रिवेंट बजट ओवररन, बजट बहुत ज्यादा फैल नहीं जाए, फिस्कल डिफिसिट नहीं बढ़ जाए, डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ जाए, इन सबको हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ये हमारा पर्पस होने वाला है। टॉपिक नंबर 4, अर्बनाइजेशन एंड द चैलेंज ऑफ आइडियल ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, मूवमेंट। देखो ये इतना मस्त हाईवे और जो है आपका ओवर ब्रिजेस बनाए जाते हैं सिटीज में। सिटीज में ट्रांजिट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांजिट सिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, या इंपॉर्टेंट कंसर्न है रादर। प्रॉब्लम वर्ड यूज करना सही नहीं होगा। पहले हम मेट्रो सिटीज की बात कर लेते हैं, बड़े सिटीज की बात कर लेते हैं, या मेगा सिटीज की बात कर लेते हैं जिनका पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ है। इंडिया में ऐसे सिटीज कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली दिल्ली इज वन सिटी, दिल्ली मुंबई है, दिल्ली मुंबई कोलकाता है, चेन्नई है ना, कोलकाता चेन्नई, बेंगलुरु है, बेंगलुरु, पुणे है। ये सिटीज जो हैं, ये मेट्रो सिटीज में आप इनको काउंट कर सकते हो। ये बड़े सिटीज हैं, इनका पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से ज्यादा होगा। मे बी पुणे का नहीं हो, बट बाकी 5, और हैदराबाद को भी आप साइड में रख सकते हो। ये जो 5-6 मेजर सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज, अब इनका मूवमेंट जो है एक बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है। सिटीज का मूवमेंट, कि बसेस चलें, कि फिर कैसे चलना है, बाइक से चलना है, या फिर इसमें मेट्रो ट्रेन चलेगा या लोकल ट्रेन चलेगा। मुंबई में देखो अभी लोकल ट्रेन से कुछ लोग गिर के मर गए, है ना, क्योंकि मुंबई में एकदम एक फैशन बना रहता है कि लटक के जाएंगे मेट्रो, जो भी लोकल ट्रेन है। फैशन क्या है, उपाय ही नहीं है, वहाँ पे मजबूरी है ना, लोग जबरदस्ती चढ़ जाते हैं और ऐसे लटक के जाना पड़ता है। तो अभी कुछ लोगों का डेथ हो गया। ठीक है, दिल्ली में बहुत बहुत पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में मेट्रो ने थोड़ा काम आसान किया हुआ है। बेंगलोर तो बहुत ज़्यादा इनफेमस है अपने ओवर क्राउडिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग जाम में फंसे रहते हैं और 1 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लग जाता है। ये आए दिन का है बेंगलोर का। ठीक है, तो ये शहरों में मोबिलिटी जो है, आइडियल ट्रांजिट जो है, एक बहुत ही मेजर चैलेंज है और आगे और ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हम विकसित भारत बनते हैं 2047 का, तो अभी ऐसे जैसे चल रहा है वैसे तो नहीं बन पाएंगे। अर्बन पॉपुलेशन अभी सिटीज में 30% के आसपास है, जबकि 2060 तक 60% लोग अर्बन एरियाज में ही रह रहे होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ 70% अर्बन एरियाज पे ही डिपेंड करता रहेगा। और स्मार्ट सिटीज हमें चाहिए, 100+ स्मार्ट सिटीज हमें आगे चाहिए होंगे। Urban shift projection, over 60% of Indian population will move to cities by 2060s. Urban areas are its economic drivers. Cities are expected for fuel national growth and productivity. सिटीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि नेशनल ग्रोथ को फ्यूल करें और प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा प्रमोट। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग रिक्वायर्ड होगा, मैसिव इंटरनल मोबिलिटी कॉल रिक्वायर होगा। मैसिव इंटरनल मोबिलिटी मतलब मेट्रोज और सारे फैसिलिटीज बढ़ाने पड़ेंगे। सस्टेनेबली प्लानिंग करना पड़ेगा, सो दैट कि अर्बन मोबिलिटी इंप्रूव हो पाए। चाइना ने बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया है, बट हम इतना प्रोग्रेस स्मार्ट सिटीज और इन सब चीजों में नहीं कर पाए। हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना जैसा नहीं है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो एड्स प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मेट्रो का रैपिड एक्सपेंशन होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। मेजर मोड्स ऑफ पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट, मेजर मोड्स क्या है पब्लिक अर्बन ट्रांसपोर्ट का? बसेज आर द प्राइम मूवर। बसेस को प्राइम मूवर की तरह कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, गुवाहाटी में, हर जगह देखा जाता है। ठीक है, इमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ऑल इंडिया सिटीज फीचर लार्ज नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, साइकिल रिक्शा एंड फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल कार पूलिंग चलता रहता है। ठीक, बाकी जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सब में एक सब अर्बन रेल सर्विस है, सिटी के अंदर रेल सर्विस चलता रहता है। दिल्ली में सब अर्बन रेल सर्विस वैसी नहीं है, दिल्ली में एक तरह से मेट्रो ट्रेन चलता रहता है। करेंटली 17 इंडियन सिटीज हैव ऑपरेशनल मेट्रो रेल। 17 सिटीज में मेट्रो रेल चल रहा है, भले ही 2 ही स्टेशन के बीच चल रहा है, यहाँ से चलता है यहाँ बंद हो जाता है, बट हो गया, है ना। वहाँ की गवर्नमेंट बोल के चला रही है कि हाँ मेट्रो चला रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में ऑब्वियसली मेट्रो काफ़ी अच्छा चल रहा है। दिल्ली के अलावा और भी जो नोएडा है, नोएडा में भी मेट्रो अच्छा चल रहा है। ठीक है, गुड़गांव है, ये सब एनसीआर वाले रीजन है, वहाँ मेट्रो अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठीक चल रहा है। ठीक है, मुंबई के इलाकों की बात करें तो मुंबई में मेट्रो हो रहा है, नवी मुंबई में चल रहा है, कानपुर में भी मेट्रो स्टार्ट हुआ है, कोची, लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, सब जगह मेट्रो चल रहा है। बेंगलुरु में तो मैं बेंगलुरु गया था लास्ट 2012 में, तब मेट्रो बन रहा था, अभी भी बन ही रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है वो चलती रह रही है। कोलकाता हैज इंडियाज ओनली रिमेनिंग ट्रैम सिस्टम। ट्रैम देखो, ये जो सिस्टम देख रहे हो आप, इसको हम ट्रैम सिस्टम बोलते हैं, है ना, अंग्रेजों के जमाने का थोड़ा छोटा सा मिनी रेल, आप इसको ट्रैम को समझ सकते हो।
प्रॉब्लम फेस बाय अर्बन ट्रांसपोर्ट क्या प्रॉब्लम फेस करता है? ट्रांसपोर्ट ग्रोथ जो है अनप्रेसिडेंटेड होते जाता है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल जो रजिस्टर्ड हैं 1981 में 5.4 मिलियन थे, अभी 2010 में ही 2010 210 मिलियन है। सो 5 से 210 कितना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इनएडिक्वेट है। ओनली 63 आउट ऑफ 458 cities with population over 1 lakh have formal bus service and India had just 1.2 buses per 1000 people। 1000 बस लोगों के लिए हमारे पास जस्ट 1.2 बसेस है। अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, अर्बन कंजेशन रहता है, रोड सेफ्टी का इश्यूज है और इक्विटी इश्यूज है। मतलब सबको रेल रोड है ना, और एक तरह से बसेस मिल पाए, सही पैसे में मिल पाए, उसको इक्विटी इश्यूज बोलते हैं। नीति आयोग ने रेकमेंड किया है 3C फ्रेमवर्क। 3C मतलब क्लीन, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री मोबिलिटी। क्लीन होना चाहिए, मतलब ये बहुत ज्यादा CO2 एमिट करने वाला नहीं होना चाहिए। कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट मतलब इजी होना चाहिए। कंजेशन फ्री होना चाहिए, भारत को कनेक्ट करना चाहिए। सेफ, एडिक्वेट एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सही, ऑप्टिमाइज ट्रेवल फुटप्रिंट को ऑप्टिमाइज करें। इंटीग्रेट लैंड यूज प्लानिंग टू रिड्यूस कंजेशन। प्रमोट सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अडॉप्ट ग्रीन मॉडल एंड टेक्नोलॉजीज। ये सब आप सीधे सीधे अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला हो सकता है। कनेक्ट भारत, डेवलप सेफ, एडिक्वेट एंड होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर with emphasis on safety, accessibility, and multimodal transport, including road, rail, waterways, and regional airport. Leverage data for better mobility planning. Data को leverage किया जाए better mobility planning के लिए। Travel footprint को optimize किया जाए। Reduce urban congestion through integrated land use planning, policy-based measure, and intelligent transport system that minimizes travel distance. रेसिडेंट्स के बीच और कमर्शियल एरियाज के बीच ट्रेवल डिस्टेंस को कम किया जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो कि आप घर तक पहुंच पाए, ऐसा नहीं कि एक वहां से उतर के आपको ऑटो लेना पड़ रहा है, ऐसा सिस्टम काम ज्यादा नहीं आएगा। सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करना है। ग्रीन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी को और ज्यादा अडॉप्ट करना है। सेफ्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बजट, इंक्रीज एलोकेशन फॉर अर्बन मोबिलिटी, है ना, बसेस के लिए, अर्बन मोबिलिटी के लिए बजट 25,000 करोड़ है। प्रधानमंत्री ई ई बस सेवा स्कीम प्लान्स टू ऐड 10,000 अर्बन बसेस अंडर सिक्योर फंडिंग, इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़। प्रधानमंत्री ई ड्राइव में 14,000 ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, है ना, गुवाहाटी में भी आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिखता होगा। एंड ओवर 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट 18,000 करोड़। इंक्लूड ई रिक्शा, ई ट्रक, ई एम्बुलेंसेस यूज किए जाएंगे। मेट्रो एक्सपेंशन को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सेंटर भी फंड करेगा, हाई डेंसिटी अर्बन कॉरिडोर में मेट्रो चलाया जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ होने वाला है। ये सारी चीजें आपके मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। ग्राउंड रियलिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। ग्राउंड का रियलिटी क्या कहता है? डिमांड सप्लाई मिसमैच। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। इंडिया नीड 2 लाख अर्बन बस, जबकि 35,000 ही अभी हैं। लास्ट माइल डिस्कनेक्ट है, आधी दूर तक जाओ फिर ऑटो लेके जाओ या ई रिक्शा लेके जाओ, यही सब काम चलता रहता है। हैदराबाद मेट्रो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वही बेंगलोर मेट्रो का भी सेम हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस, ओनली 37% ऑफ अर्बन इंडिया हैव मास ट्रांजिट। मास ट्रांजिट सिर्फ 37% ऑफ इंडिया नहीं, अर्बन इंडियंस के पास है। ग्लोबल कंपैरिजन में देखें, ब्राजील एंड चाइना हैव मोर देन 50% अर्बन ट्रांजिट कवरेज। तो चाइना की बात तो हम करते ही हैं, चाइना का तो एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो। ब्राजील सोचो, ब्राजील है ना, ब्राजील को तो हम अपने से पीछा कंट्री मानते हैं, वहां भी 50% से ज्यादा अर्बन लोगों के पास मास मास में ट्रांजिट कवरेज होता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अनलाइक डेवलप्ड नेशन इंडिया लैक्स द फाइनेंशियल बैंडविड्थ। पैसे नहीं है हमारे पास, है ना, इसीलिए ऊपर के स्कीम में आपने पढ़ा कि हम स्कीम्स को रैशनलाइज कर रहे हैं, पैसा निकालेंगे उधर से। मेट्रो जो है महंगा पड़ता है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट काफी करना है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दिल्ली मेट्रो फेज 4 इज प्रोजेक्टेड टू कॉस्ट ओवर 12,000 करोड़। लैंड एक्विजिशन करना होगा, है ना, लैंड एक्विजिशन बहुत महंगा हो जाता है। ऑपरेट करना भी है, मेंटेन करना भी है, एनर्जी भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, सिस्टम को भी क्लीन रखना है, सिक्योरिटी भी देना है। फेयर को के साथ भी सेंसिटिव रहना है, और राइडरशिप बीच बीच में लो भी होने लगती है, लोग भी कम होने लगते हैं कभी कभी, पैसेंजर का रिलक्टेंस होने लगता है। फेयर मस्ट रिमेन लो टू अट्रैक्ट राइडर्स। फेयर्स अगर लो रखेंगे तो ही राइडर्स आते हैं, अगर राइडर्स कुछ और तरीका लेने लगते हैं। स्लाइट फेयर हाइक इन दिल्ली मेट्रो लेड टू अ नोटिसेबल ड्रॉप इन दिल्ली कम्यूटर्स। लास्ट माइल गैप देना होगा। पुअर कनेक्टिविटी फ्रॉम स्टेशन टू होम रिड्यूसेज यूजर एडॉप्शन। अगर हम
होम से लेके ऑफिस तक पुअर कनेक्टिविटी देते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं देते हैं, तो यूजर्स इसको कम यूज करना शुरू करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं, है ना, रैपिडो करके चले जाते हैं। लॉन्ग पे बैक पीरियड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज डिलेड। इन्वेस्टमेंट जो अगर कोई कर रहा है मेट्रो वगैरह में, तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत साल, 10 साल 15 साल तक वापस नहीं आ रहा है। टेक डिकेड्स टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट। फेयर से, एडवर्टाइजिंग से इनिशियल कॉस्ट को रिकवर करने में डिकेड्स लग जाने हैं। सब्सिडीज पे काम चलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो ही मेट्रो काम चला पाएगा। इंटरनेशनली सिंगापुर बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, रैंक 1 में आता है अफोर्डेबिलिटी और एफिशिएंसी के तरीके में। 80% ट्रिप्स वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कंडक्ट किया जाता है। वहाँ हाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सप्लाई पर कैपिटा है, वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम है वहाँ। मैक्सिको में राइट टू मोबिलिटी है, राइट टू मोबिलिटी एक्ट हंसी दे तो लोगों को गारंटी किया जाता है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मोबिलिटी। इंट्रोड्यूस अ मोबिलिटी हायरार्की that prioritizes pedestrian and cyclist above motorist, increases active transportation like walking and cycling वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। इंडिया की बात करूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अफोर्डेबल स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड मेट्रो में वगैरह में प्रमोट किए जाते हैं दिल्ली में। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट इंक्लूड्स एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, फ्लीट, फ्लीट मैनेजमेंट मतलब ट्रक वगैरह का मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन, है ना, कहीं कहीं पे ऑटोमेटिकली फेयर कलेक्ट हो जाता है। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक अनाउंसमेंट, व्हीकल शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग, बहुत सारे बस स्टॉप पे, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे ये सारा सिस्टम जो यूज होता है, ये काफी काम का होता है कि आपने एक स्मार्ट कार्ड बनवा लिया, फटाफट गया एंट्री पे, फटाक से सटाया, पैसे कट गए या पैसे उसने सेंस कर लिए, फिर आप बैठ गए मेट्रो में, फिर कहीं उतर गए, अपने स्मार्ट कार्ड सटा के बाहर आ गए, पैसे कट गए। तो इसमें आपको टाइम काफी ज्यादा बच रहा है। ये सारा जो कीवर्ड्स है उन्हीं से रिलेटेड है। एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, व्हीकल का ट्रैकिंग हो, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो रहा हो। ठीक है, सीएनजी पावर्ड बसेस चल रही हैं दिल्ली और बाकी जगहों में। स्टैंडर्डाइज बीआरटी बस विथ सिंगल साइनेज, रूट मैप्स एंड ग्राफिक्स। साइनेज सिंगल हो, रूट मैप्स और ग्राफिक्स, ये सब हम लोग चलाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता एस्टैब्लिश यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, है ना, हर चीज के लिए एक अथॉरिटी बना के रखते हैं हम लोग ना, हर चीज के लिए अथॉरिटी, तो एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होना चाहिए इन ऑल सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब गुवाहाटी को भी एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मिलेगा। इंप्लीमेंट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन बनेंगे। 500 मीटर ऑफ ट्रांजिट हब बनेगा जहाँ पे बसेज, मेट्रोज और बाकी चीजें रुकेंगी। Allocate minimum 0.5% of city GDP to dedicated urban transport. सिटी जीडीपी का 0.5% सिर्फ अर्बन ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए। सेफ एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। डिजाइन विजन जीरो कंप्लायंट स्ट्रीट विथ प्रोटेक्टेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एवरी 250 मीटर इन अर्बन कोर्स। सिटी जो पेडेस्ट्रियन वो प्रोटेक्टेड ना, उनको देखना नहीं पड़ेगा गाड़ी किधर से आ रही है। विजन जीरो तो बोलते हैं विजन जीरो। सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो, सिस्टम कवरिंग 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड स्टेशन विथ पैनिक बटन, 50 मीटर इंटरवल में पैनिक बटन हो। यूनिवर्सल मैंडेट को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर पाए। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट के प्रमोट करना है, साइकिल को, साइकिलिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट। डेवलप 500 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड साइकिल ट्रैक इन टायर 1 सिटीज बाय 2025। पुणे का कॉम्प्रिहेंसिव साइकिल प्लान मॉडल को बाकी जगह इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्मार्ट कार्ड को प्रमोट करना होगा। स्मार्ट कार्ड मतलब ऐसा कार्ड जिससे आप बस में चढ़ जाओ, बस से ही उसका टिकट कलेक्ट हो जाए, उसी से आप मेट्रो में चले जाओ, उसी से आप किसी और में चले जाओ, एक स्मार्ट कार्ड हो, उसी स्मार्ट कार्ड से आप पूरा पैसा आपका डिडक्ट होता रहे, आप कहीं भी घूमते रहो, उसमें एक बार 1000-2000 का रिचार्ज कराओ और आपका काम चलता रहे। तो ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इंडिया में कहीं भी घूमो आप, है ना, स्टैंडर्ड अक्रॉस 100 सिटीज बाय 2027। सिंगापुर का मॉडल फॉलो करना चाहिए। डेवलप इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्स, ठीक है। इंश्योर ऑल ट्रांजिट हब्स हैव फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, शुरू से लास्ट तक का कनेक्टिविटी होना चाहिए। लास्ट टॉपिक, पोषण पोया फेस्टिवल। श्रीलंका में जब बुद्धिज्म का आगमन हुआ था, अशोका, अशोका के बेटे जब श्रीलंका में बुद्धिज्म को लेके गए थे, तो उसी के रेवरेंस में पोषण पोया फेस्टिवल मनाया जाता है। श्रीलंका इज सेलिब्रेटिंग पोषण पोया फेस्टिवल which commemorates the arrival of Buddhism over 200 years ago. पोषण पोया क्या है? रिलीजियस सिग्निफिकेंस। पोषण पोया इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन श्रीलंका।
पहला क्या है, वैसाख। वैसाख का रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ जून, पोसम पोया, विच correspond टू सेवेंथ मंथ ऑफ सिंघालीज कैलेंडर। सिंघालीज कैलेंडर में सेवेंथ मंथ में आता है। हिस्टोरिकल कमोमरेशन, बुद्धिज्म का आगमन 236 बीसी में हुआ था श्रीलंका में। अरहत महिंदा सन ऑफ इंपेरर अशोक मेट किंग देवन प्रियतसा एट मिहितले। मिहितले पे ये जाके, मिहितले पे जो मिले थे अशोका के पुत्र, तो वहां पे जाके बुद्धिज्म के बारे में उन्हें ज्ञान देके आए थे। सेलिब्रेशन एंड रिचुअल, सेलिब्रेशन आर होल्ड अक्रॉस द आइलैंड, द मोस्ट सैक्रेड ऑब्जर्वेंस टॉकिंग प्लेस एट मिहितले एंड अनुरत अनुराधापुरा। डिवोटी इंगेज इन टेम्पल विजिट, टेम्पल में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, चैरिटी देते हैं। ये सारा काम यहाँ पे पोषण प्योर फेस्टिवल में किया जाता है। हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड टू श्रीलंका? बुद्धिज्म कैसे हुआ? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पे। ड्यूरिंग अशोका इट वाज डिसाइडेड टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस रीजन। श्रीलंका में भी मिशनरीज भेजा गया। महिंदा का मिशन था वहां पे। मिशन टू श्रीलंका वाज लेड बाय महिंदा, महेंद्र भी बोलते हैं उनको, अशोका के साथ। who converted King Devampriya Tissa of अनुराधपुरा टू बुद्धिज्म, उनको उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। संघमित्रा का भी रोल था। आफ्टर सेवरल रॉयल लेडीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट monastic order, Mahinda sent for his sister Sanghamitra to initiate them. Both siblings lived in अनुराधपुर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दोनों सिबलिंग वहीं श्रीलंका में ही जाके रह गए। She played a pivotal role in establishing the order of nun. नन मतलब एक तरह से साध्वी, भिखनी, संज्ञा और मेहनी इन श्रीलंका, विच लेटर स्प्रेड टू ओवर थेरावादा, जो थेरावादा बुद्धिज्म की तरफ फैला बर्मा में, चाइना में और थाईलैंड में भी जाके। तो ऐसे श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ और उसी से रिलेटेड है पोसम पोया। ठीक है, आई थिंक आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।